नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी है हमारी वो एक बूढ़े विधुर आदमी की कहानी है। एक बुजुर्ग आदमी जब उसकी पत्नी का साथ बुढ़ापे में छूट जाता है और बच्चे बड़े होकर के अपने में व्यस्त हो जाते हैं, उस समय बूढ़े विधुर आदमी की मनोस्थिति क्या होती है, इस कहानी से समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो मैं हर रोज आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। पार्थ रेवा की कमर में हाथ डालकर सो रहा था कि तभी मोबाइल की घंटी बजने से उसकी नींद खुल गई। ओह, इतनी रात को किसका फोन है? फोन पर उसे सार्थक की फोटो दिख रही थी। सार्थक उसका बड़ा भाई ब्राजील में रहता है। अधखुली आंखों, अलसाए हाथों से उसने फोन को उठाया। फोन उठाते ही सार्थक की आवाज गूंजी, क्या यार पार्थ, तुम और सानू वहां इंडिया में रहकर भी पापा का हाल खबर नहीं ले पाते हो? पापा की हाल खबर? क्या हो गया पापा को? सब ठीक तो है ना? पार्थ की नींद गायब हो गई थी। पापा को कुछ नहीं हुआ है, पर तुम्हें पापा की खबर तो रखनी चाहिए ना। वह तो फेसबुक पर मम्मी की दोस्त गायत्री आंटी ने मुझे बताया। ऐसी क्या खबर है? बीमार होने पर तो पापा खुद ही हमको फोन करते हैं। यह अलग बात है कि हम कभी पहुंच नहीं पाते हैं। अभी 3 महीने पहले की ही तो बात है। पापा के दोस्त संजय अंकल का फोन आया था कि पापा की बहुत तबीयत खराब है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। हम सब ने पापा से वीडियो कॉलिंग पर भी बात की थी। भैया भाभी तो विदेश में रहते हैं, उन्होंने आने में असमर्थता जताई। मेरा भी प्रोजेक्ट चल रहा था, मैं भी नहीं जा पाया था। सानू, हमारी बहन के बच्चों के इम्तहान थे, इसलिए वह भी नहीं जा पाई थी। पापा अच्छा कमाते थे, पेंशन भी अच्छी आती है, इसलिए हमें कभी उन्हें पैसे भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब भैया यह कौन सी हाल खबर की बात कर रहे हैं? वह तो विदेश में बैठे हैं, उनका ना आने का बहाना तैयार ही रहता है। मम्मी के जाने पर भी वह बिना भाभी व बच्चों के लिए सिर्फ 4 दिन के लिए आए थे। मुझे 13 दिन की छुट्टी लेकर सब काम संभालना पड़ा था। रहने दीजिए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। भैया के सब बहाने मैं जानता हूँ। हर साल 8-10 दिनों के लिए परिवार सहित घूमने कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, बस घर आने की छुट्टी नहीं मिलती है। मुझे क्या, मैं तो इन सब झंझट परिवार के पचड़ों में पड़ता ही नहीं, इसलिए मैंने तो शादी भी नहीं की है। रेवा के साथ लिव इन रिलेशन में रहता हूँ, उसके मेरे ख्यालात मिलते हैं। उसका भी कहना है कि अभी लिव इन है तो अपना काम खुद करते हो, एक बार शादी हो गई तो तुम्हारी मानसिकता बदल जाएगी, फिर तुम हर काम की अपेक्षा मुझसे ही करोगे। नहीं नहीं, आप मुझे गलत ना समझें, हमने शादी नहीं की है, पर शादी की सातों वचनों को मानते हैं। हम इस जन्म में कभी एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। मैं भी यह सब देख बातें लेकर के बैठ गया। बड़े भैया फोन पर बोल रहे थे, सानू से बात कर ले। पर क्या बात करनी है ये तो नहीं पता। मैं 4 दिन में आ रहा हूँ परिवार के साथ। मामला ही ऐसा है कि सोनिया उनकी पत्नी की जरूरत पड़ेगी। तू भी रेवा से बात कर ले, सानू भी पहुंच जाएगा। चल शनिवार को घर पर मिलते हैं। इतनी शॉर्ट नोटिस पर ऐसे अचानक घर जाना, आखिर ऐसी कौन सी बात है? चलो खैर, शनिवार इतवार छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। रेवा के जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है, फिर भी बात कर लूँगा। घर जाने के लिए मैं ना जाने क्यों इतना उत्साहित था कि शुक्रवार की शाम को ही निकल गया। वैसे सच कहूँ, मम्मी के बिना घर घर नहीं लगता है। रात की फ्लाइट थी, सुबह 7 बजे मैं घर के सामने खड़ा था। घंटी बजाई, दरवाजा एक किशोर वय अनजान लड़की ने खोला और मुस्कुराते हुए बोला, आइए भैया। यह कौन है? मुझे यह कैसे पहचानती है? कोई शायद काम करने वाली होगी।
अंदर पूरा साफ सुथरा दिख रहा था, लान में भी व्यवस्थित था। नहीं तो मम्मी के जाने के बाद लान घर सब अस्त व्यस्त हो गया था। पापा वहीं लान में कसरत योगा कर रहे थे। पर यह उनके साथ कौन है? हमारी तो कोई परिचित रिश्ते की बुआ, मामी, मौसी भी नहीं लग रही हैं जो पापा से मिलने आई हों। फिर यह है कौन? दिमाग ने तुरंत सिग्नल दिया कि शायद इसी हाल खबर की बात भैया कर रहे थे। मैं आगे बढ़कर पापा से मिला। वह भी मुझे देखकर मुस्कुराई। मैंने भी सभ्यतावश उन्हें मुस्कुरा कर देखा। पापा मुझे देखकर हमेशा की तरह बहुत खुश हुए। हम घर के अंदर गए। मैं सामान लेकर अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि पापा बोले, अपना सामान गेस्ट रूम में रख दो। क्यों पापा, मेरा कमरा? बेटा साफ नहीं है, और वैसे भी तुम एक दिन के लिए ही आए होगे। बात तो सही है। पहले मन में आया कि पापा को बता दूं कि भैया और सानू का कमरा साफ करवा लें। फिर लगा नहीं, सरप्राइज खराब हो जाएगा। मैं गेस्ट रूम में चला गया। नहा धोकर आधे घंटे में बाहर आया तो देखा पापा नाश्ते की टेबल पर मेरा इंतजार कर रहे थे। नाश्ते में मेरी पसंद का गर्मा गर्म पोहा और कॉफी थी। अभी तक उन महिला से मेरा परिचय नहीं हुआ था। ना मैंने ही ना पापा ने इसकी जरूरत समझी थी। रसोई में काम करते देखकर ही लग रहा था कि शायद काम संभालती होंगी। छोटी लड़की भी नहीं दिख रही थी। कहीं पर होगी, शायद साफ सफाई कर रही होगी। पर यह क्या? सामने कमरे में झाड़ू पोंछा तो कोई और ही महिला कर रही थी। यह क्या पहेली है? तब से दरवाजे की घंटी बजी। मैं समझ गया भैया या सानू में से कोई आया होगा। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि दोनों ही आ गए हैं। पापा उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुए। पर अब पापा की मुख मुद्रा ऐसी थी कि अच्छा इसलिए आए हो? हाँ भाई, बचपन से ही पापा की हर एक मुद्रा से परिचित हूँ। भैया के बच्चों के लिए हम सब अनजान थे। वीडियो कॉलिंग की हाय हेलो से उतना स्नेह दुलार पहचान कहाँ थी? फिर बच्चे कैसे पहचानते? सानू अकेली ही आई थी। भाभी व बच्चों ने पापा के पैर छुए। बच्चे अपने ही घर में अनजान जैसे बैठ गए। वह सब के लिए चाय लेकर आई। भैया ने देखते ही पूछा, यह कौन है पापा? पापा ने भी झुकते हुए जवाब दिया, यही पूछने इतनी दूर से आए हो ना? बेकार आए हो। फोन पर ही पूछ लेते तो मैं बता देता। भैया झेप गए पर बचाव करते हुए बोले, अरे नहीं, देखा तो पूछ बैठा। पापा हम अपना सामान अपने कमरे में रख कर आते हैं, सानू बोली। पापा बोले, नहीं ऐसा करो, अभी तुम अपना सामान गेस्ट रूम में रख दो। मैं सिर हिलाते हुए कमरे में चलाई गई। पापा ने भैया से बोला, तुम तो होटल में रुकोगे ना? तुम्हें तो वहाँ कंफर्टेबल आरामदायक नहीं लगता है। पिछली बार 8 साल पहले जब तुम आए थे तो तुम्हारी मम्मी के कितना कहने पर भी होटल में ही ठहरे थे ना? तब तो तुम्हें ना घर ना ही घर का खाना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, तब बच्चे छोटे थे ना। अभी तुम्हारा कमरा मैंने श्यामकली को दे दिया है, वहाँ वह रहती है। पर हमारा सामान? कौन सा सामान? तुम्हारे बचपन की यादें वही ना? वह तो तुम्हारी मम्मी के साथ ही चली गई। कुछ पुरानी ट्रॉफी, कपड़े, यही सब। बाकी सामान मैंने सानू के कमरे में रखवा दिया है। जो ले जाना है ले जाओ। पर पापा, उस कमरे से हमारी यादें जुड़ी थी, भाभी बोली। पापा मुस्कुरा कर बोले, कौन सी यादें? किस कमरे की यादें? जहां तुम कभी रुकी भी नहीं। शादी के बाद 3-4 दिनों की यादें, 15 साल पहले की बातें। सानू बोली, फिर हम सब कहाँ रुकेंगे पापा? मेहमान की तरह आए हो तो गेस्ट रूम, अतिथि गृह में ठहर जाओ। वैसे भी तुम्हें कभी मेरे साथ रुकने का समय ही नहीं मिलता। सुबह आकर शाम को चली जाती हो, तो तुम्हें कमरे की क्या जरूरत है? पार्थ बोला, और पापा मेरा कमरा? तुम्हारे कमरे में साक्षी रहती है। तुम्हारा सामान भी सानू के कमरे में रखा है। जो ले जाना है ले जाना, नहीं तो फिर मैं कबाड़ में निकाल दूंगा। पापा ऐसा कैसे? यह हमारा घर है और यहाँ पर हमारे रहने के लिए भी जगह नहीं है। पापा सोफे पर बैठकर हंसते हुए बोले, पिता के घर में बेटों के लिए कमरा हो यह जरूरी है, पर बेटों के घर में पिता के लिए जगह नहीं होती है। पापा सार्थक भैया की ओर देखकर बोले, याद है सार्थक, जब मैं और तुम्हारी मम्मी तुम्हारे घर पर आए थे, तुमने ही बुलाया था ना?
पर तुम्हारे घर में हमारे लिए एक कोना भी नहीं था। एक कमरा तुम लोगों का, एक तुम्हारे बच्चों का। हम पति पत्नी सारा दिन ड्राइंग रूम में बैठे रहते, रात को वहीं सो जाते। नहीं, हमें बुरा नहीं लगा, पर तुम चाहते तो बच्चों को अपने साथ या हमें बच्चों के साथ ठहरा सकते थे, पर तुम्हारे बच्चों को तो प्राइवेसी चाहिए थी ना। फिर पापा पार्थ की ओर देखते हुए बोले, और तेरी तो बात ही अलग है, लिव इन में रहता है, हम भी आ नहीं सकते हैं तेरे घर, तेरी निजता में खलल पड़ता है। अब तुम लोग पूछो, इससे पहले मैं बता ही देता हूँ कि यह श्यामली और यह साक्षी। श्यामली एनजीओ में काम करती है और साक्षी अभी पढ़ाई कर रही है। यह दोनों कौन हैं, मुझे कैसे मिले, यह सब बताना मैं तुम लोगों को जरूरी नहीं समझता। यह दोनों मेरे साथ ही रहती हैं, घर को संभाल लेती हैं और मुझे भी साथ मिल जाता है। पर पापा, ऐसे समाज में हमारी कितनी बदनामी हो रही है। बदनामी? वह भी तुम्हारी? तुम्हें जानते ही कितने लोग हैं। याद रखो, बच्चों की पहचान माँ बाप से होती है। मुझे से तुम हो, तुमसे मैं नहीं, और मुझे मेरी इज्जत की पूरी परवाह है। नहीं पापा, मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसी किसी को घर में कैसे रख सकते हैं? क्यों? पार्थ को देखते हुए, तुम लिव इन रिलेशन में रहते हो, तुम्हें मैंने कुछ बोला क्या? मैं लिव इन रिलेशन में नहीं रह सकता क्या? तुम शौक के लिए रहते हो, मैं सहूलियत के लिए रहता हूँ। पापा, आप लोगों को ऐसा क्यों नहीं बोल देते कि यह सब आपके पापा आप लोगों को ऐसा क्यों नहीं बोल देते कि यह आपके दूर के रिश्ते की बहन है? क्यों मैं लोगों को बताऊं कि यह कौन है मेरी? क्यों मैं किसी औरत को बहन या बीबी बनाऊं ही? जिसको जो समझना हो समझे, पर तुम लोगों को इतना समझना चाहिए कि इस उम्र में आकर शारीरिक नहीं मानसिक साथी की जरूरत पड़ती है। जब मैं बीमार था तब तुम लोग कहाँ थे? सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। मैंने किसी से कोई शिकायत की नहीं ना। आज तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है मेरी जिंदगी में दखल देने का। जहाँ तक घर और जायदाद की बात है, तो मेरे मरने के बाद यह घर तुम लोगों को मिल जाएगा। भगवान ने चाहा तो साक्षी तब तक इस लायक हो जाएगी कि वह अपने और श्यामली के लिए एक अच्छे से घर का इंतजाम कर सके। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पैतृक संपत्ति पर कोई भी आंच नहीं आएगी। अब तुम लोग की सारी गलतफहमी दूर हो गई होगी। तुम लोग जाना चाहो तो जा सकते हो, रुकना चाहो तो रुक सकते हो। बस याद रखना कि जिंदगी जीने की आज़ादी सिर्फ तुम्हें ही नहीं है, हमें भी है। सबसे पहले सानू उठी और जाकर पापा के गले लग गई। बाद में श्यामली के भी गले लगकर बोली, थैंक यू आंटी, पापा की देखभाल करने के लिए। अब आप हो तो हम सब निश्चिंत हैं। सार्थक भैया और भाभी शायद सोच रहे थे कि वह क्या बोले। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे लिए पापा का निर्णय सही था। बस मैं सानू की तरह उठकर पापा के गले लगने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा था। पर वो मेरे पापा हैं, मुझे मालूम है वो मेरे बगैर बोले मेरी भावनाओं को समझ जाएंगे। फिर भी मैं उठा और साक्षी के सिर पर हाथ फेर कर मुस्कुराया। भैया, भाभी और सानू अपना सामान लेकर गेस्ट रूम की ओर बढ़े। श्यामली व साक्षी ने आगे बढ़कर भाभी व सानू के हाथ से सामान ले लिया। पापा मुस्कुराते हुए बोले, ना ही पिता के दिल में, ना ही घर में बच्चों की जगह कोई और नहीं ले सकता। तुम लोगों के कमरे तुम लोगों के लिए ही हैं। इतने वर्षों से तुम्हारी मम्मी और श्यामली उन्हें साफ रखती हैं, इस इंतजार में कि ना जाने कब तुम आ जाओ। और रही बात श्यामली और साक्षी की, तो हम तीनों एक ही कमरे में रहते हैं। सानू साक्षी का हाथ पकड़कर बोली, आज से मेरा कमरा तुम्हारा हुआ। हम दोनों बहनें कमरा साझा करेंगी। रात को बच्चों को सुलाकर जब मैं, पापा, सार्थक भैया, भाभी, सानू सब लॉन में बैठे थे, तब श्यामली आंटी और साक्षी हमारे लिए कॉफी रखकर अंदर जाने लगी। भाभी ने बोला भी कि आइए आप भी हमारे साथ बैठिए। तब उन्होंने बोला, नहीं, आज आप सब अपने पापा से बातें करो, हम सब कल से मिलकर एक साथ बैठेंगे।
पापा ने बोला, मुझे मालूम है तुम सबके दिमाग में कुछ ना कुछ प्रश्न घूम रहे होंगे। मैं पूरी कहानी बता ही देता हूँ। जब कुछ महीने पहले मैं अस्पताल में था, तब जिस दिन मैं डिस्चार्ज हो रहा था, देखा साक्षी वहां पर फूट फूट कर रो रही थी। उसके मम्मी पापा की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और उसका कोई भी रिश्तेदार उस समय उसके साथ नहीं था। शायद गरीबों के रिश्तेदार होते भी नहीं हैं। उस समय मैंने तुम्हारे संजय अंकल के साथ मिलकर उसके पापा मम्मी का सब क्रियाकर्म करवाया और इससे पूछा कि वह अब कहाँ रहेगी। उसने बोला वहीं अपने पापा के घर में। वो सब वहीं किराए के घर में रहते थे। कुछ 2 दिन बाद मुझे उसका ख्याल आया कि वह अकेले कैसे रहेगी, खाने पीने किराए के पैसे सब कैसे कर पाएगी। तो जब हम वहां उसके बताए पते पर गए तो पाया कि वह बहुत डरी सहमी थी। आज के समाज में अकेली लड़की का रहना कितना मुश्किल है। मैंने उससे किसी हॉस्टल या महिला आश्रम में रहने की बात भी की, पर इन सब स्थानों की दशा हम जानते हैं और यह भी कि लड़कियां वहां पर भी सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए मैं उसे घर ले आया, पर वह बहुत साशंकित थी। आजकल लड़कियां अपने सगे बाप से भी सुरक्षित नहीं हैं। फिर मैं तो उसका कोई नहीं लगता था। कानूनन गोद लेकर भी मैं उसके मन में सुरक्षा की भावना नहीं डाल सकता था। कॉफी पीकर कप रखते हुए पापा ने थोड़ा विराम लिया। हम सब साक्षी की उस समय की मनोस्थिति समझ पा रहे थे। पापा अपने आप में डूब कर बोल रहे थे, तुम समझ भी नहीं सकते हो कि एक अकेले आदमी विधुर को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। काम वाली भी घर आने को मुश्किल से तैयार होती है। समाज में राह चलते किसी परिचित महिला को देखकर मुस्कुराकर अभिवादन करने पर भी लोग चरित्र विश्लेषण करने लगते हैं। एक विधवा को ही नहीं, एक विधुर को भी समाज में सामान्य रूप से जीना बहुत मुश्किल होता है। पापा, श्यामली आंटी, हाँ मुझे मालूम है तुम सब कुछ ज्यादा ही उत्सुक हो उसके बारे में जानने के लिए, पर जैसा तुम सब सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें याद होगा मैं संजय के साथ एक एनजीओ से जुड़ा हूँ। श्यामली वहीं पर काम करती है। उसने अपने अकेले दम पर अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया था। बच्चे पढ़ लिख कर काम पर लग गए तो माँ भारी पड़ने लगी। उनको शर्मिंदगी होती थी कि उनकी माँ एक काम वाली है। वह उसे छोड़कर चले गए। वह बहुत दुखी निराश रहने लगी थी। एनजीओ में मैं श्यामली से जब भी मिलता हमेशा उसे हौसला देता। जब मैं बीमार था अस्पताल में भर्ती होने से पहले, तब उसने मेरी बहुत मदद की थी। वह और संजय आ जाते थे। संजय दैनिक कामों में मेरी मदद करता था, श्यामली घर संभाल लेती थी। मेरी बीमारी में उसने मेरे खाने पीने का पूरा ध्यान रखा था। साक्षी को अकेला देखकर मैंने श्यामली से बात की कि वह भी आकर यहाँ रहना शुरू करते। इससे साक्षी को भी माँ का प्यार मिल जाएगा। सच पूछो तो हम सब एक दूसरे के अकेलेपन के साथी हैं। हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं बांटते हैं, सिर्फ अकेलापन बांटते हैं। मैंने तुम्हारी मम्मी का स्थान किसी को नहीं दिया है, ना ही कभी भविष्य में दूंगा। इस उम्र में अकेला रहना बहुत मुश्किल होता है। मैं और श्यामली दोनों ही यह बात समझते हैं, तो बस एक दूसरे का अकेलापन सुख दुख बांट लेते हैं। श्यामली के साथ रहने से साक्षी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। सार्थक भैया उठे और पापा से लिपट कर बोले, पापा हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको समझ नहीं पाए, हमारी गलती है। आपने हमेशा हमारे सभी फैसलों में हमारा साथ दिया है। अब आपके हर फैसले में हम आपके साथ हैं। आपने हमें इस लायक बना दिया है कि हमें घर या जायदाद का लालच नहीं है। इन लोगों के यहाँ रहने से कम हमारा घर खुशहाल रहेगा। मम्मी के ना होने पर भी सानू का मायका बना रहेगा। सानू भी पापा का हाथ पकड़कर बोली, सॉरी पापा, आप कितने अकेले थे यह हम समझ ही नहीं पाए। मम्मी के ना रहने पर यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मम्मी के बाद कभी रुकने का मन ही नहीं किया। अपने दुख में हम यह भी भूल गए कि मम्मी के जाने से सबसे ज़्यादा दुखी और अकेले तो आप पड़ गए थे। हमें आपका ख्याल रखना चाहिए था। भाभी उठकर अंदर चली गई श्यामली और साक्षी को लाने के लिए। आखिर वह भी हमारे परिवार के सदस्य थे।
अब हम सब साथ बैठकर सुख दुख साझा करेंगे। हम तीनों को ही अपने पापा पर गर्व हो रहा था। पापा ने एक अच्छी शुरुआत की थी। इस तरह से ना जाने कितने अनाथ बच्चों को माँ बाप का प्यार और बेसहारा लोगों को सहारा मिल सकेगा। जीवन की शाम लोग अकेलेपन में डूबकर नहीं, अपने प्रिय का हाथ पकड़कर खुशी खुशी बिताएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।